Today in Business Studies, we are doing our unit number 2 and chapter name is Forms of Business Organization. Our topic is One Person Company. आज हम वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम कंपनी के फीचर्स, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं. ये भी इसका एक टाइप ही है कंपनी का. इट इज़ वन पर्सन कंपनी. देखिए इसके नाम से ही पता चलता है वन पर्सन कंपनी कैसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है. मीन्स इस कंपनी को एक ही व्यक्ति चलाता है, एक ही व्यक्ति ऑन करता है, एक ही डायरेक्टर है, एक ही मेंबर है और वही उसका शेयर होल्डर है. ठीक है. मीनिंग इसका, स्टार्टिंग में हम इसका मतलब क्या है वन पर्सन कंपनी का. एक कंपनी बिल था 2012 जो लोकसभा में पास हुआ. किस वजह से पास किया गया? देखिए कई बार क्या होता है, जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसमें काफ़ी सारे लूप होल से कुछ एक ड्रॉबैक्स थे. उन ड्रॉबैक्स से हमें कवर अप करने के लिए कंपनी बिल में काफ़ी सारे कंपनी बिल 2012 हमने पास किया. वजह क्या थी? फर्स्ट एक तो था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बेनिफिट उठाने के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए. जो सोल प्रोप्राइटर थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते थे. इट मीन्स वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, उसको ऑर्गेनाइज में लाने के लिए. स्टार्टिंग में क्या होता था, जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई सिंगल व्यक्ति है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. अब उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा. लेकिन अगर वो वन पर्सन कंपनी खोलता है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में चल जाएगा. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बेनिफिट्स कम मिलते हैं, ना के बराबर होते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे टैक्स के और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है. ठीक है. तो जो सिंगल पर्सन है अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स का लाभ उठाना चाहता है तो उसको वन पर्सन कंपनी का ये बिल पास किया इन्होंने. नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय रॉन्ग मीन्स. गलत तरीकों से भी कई बार प्राइवेट कंपनीज खोली जाती थी, बनाई जाती थी. जैसे कि हम मानते हैं, इसमें माना जाता है कि मान लीजिए हमें पार्टनरशिप में जाना है. पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है. एक व्यक्ति क्या करेगा, सामने वाले को, किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को बुलाएगा और कहेगा तू मेरे साथ पार्टनरशिप में हो जा, क्योंकि एटलीस्ट 2 पर्सन्स नीडेड होते हैं, रिक्वायर होते हैं. तू मेरे साथ पार्टनरशिप में हो जा. वो पार्टनरशिप का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% हिस्सा वो सामने वाले को दे देता है. कहने के लिए तो सामने वाला पार्टनर होता है, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस ऑन करता है, जो बिज़नेस की सारी रूल्स और रेगुलेशंस है और जो जितनी भी उसकी जो ऑपरेशंस है वो कौन करता है? सिर्फ वही व्यक्ति करता है जिसके पास ज़्यादा हिस्सा होता है. तो इसमें क्या हुआ, गलत तरीके से व्यक्ति ने क्या किया, अपनी कंपनी बनाई. ठीक है. तो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है. सामने वाले को इसने, ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटीज़ जो भी थी हमने पूरी की है, लेकिन सामने वाले को इसने क्या किया है, बहुत थोड़े हिस्से में लालच देकर अपना पार्टनर तो बना लिया, अपना मेंबर तो बना लिया, लेकिन एक्चुअल जो मेंबरशिप है, जो ओनरशिप है वो किसने रखी? अपने पास रखी. ये एक तरह से ओलिगार्किक नेचर का हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से हम गलत तरीके से प्राइवेट कंपनीज बनाने के तरीकों को बंद करने के लिए भी ओपीसी का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. तो कंपनीज बिल 2012 पास किया गया था लोकसभा में ओपीसी को बनाने के लिए, वन पर्सन कंपनी को बनाने के लिए. इसके लिए 2 रीजंस थे, वो मैं बता चुकी हूँ. अब देखिए मीनिंग में, कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा एज अ मेंबर, उसका मेंबर. एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो एक ऑर्डिनरी कंपनी जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से वन पर्सन कंपनी भी काम करेगी. उसका स्टेटस भी सेम रहेगा एज एन ऑर्डिनरी कंपनी. ओके. फीचर्स हैं इसके कुछ, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वन पर्सन कंपनी की. फर्स्ट वन इज ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड. इसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है, 2, 3, 4 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं. अगर एक व्यक्ति अपना वन पर्सन कंपनी खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है और सारे बेनिफिट्स वन पर्सन कंपनी के उठा सकता है.
स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी, जिस तरह से प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशंस मिलती है, प्रिविलेजेस मिलते हैं, सिमिलरली वन पर्सन कंपनी को भी सेम स्टेटस मिलेगा, सेम प्रिविलेजेस, सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, नॉमिनी के अपॉइंटमेंट करना इसमें ज़रूरी होता है। क्यों? देखिए, एक ही व्यक्ति है जो बिज़नेस चला रहा है, अब उस व्यक्ति की हो सकता है हेल्थ ख़राब हो जाए, किसी वजह से इनेबल हो जाए कि वो कंपनी में काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है कंपनी का, उसके साथ ही उसको नॉमिनी का भी क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है कि मेरे जाने के बाद या फिर मेरी डेथ होने के बाद या फिर अगर मैं अनेबल हो जाऊं अपना बिजनेस कैरी आउट आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरा नॉमिनी ही आगे इस बिजनेस को, इस कंपनी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, नॉमिनी का अपॉइंटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जो वन पर्सन कंपनी का मेंबर है, वो नॉमिनी को जिसको भी अपॉइंट करता है, नॉमिनी का भी रिटन कंसेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी के तौर पर चुन लिया, चूज़ कर लिया, बट वो सामने वाला नॉमिनी बनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें हमारे नॉमिनी का नाम भी देना है और उसका रिटन कंसेंट, उसकी रिटन में मंजूरी भी लेनी है कि वो नॉमिनी हमारा बनने के लिए रेडी है, हमारे बाद वो कंपनी को संभालेगा। नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर क्या होते हैं? वैसे तो वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, वही सब अपना जो बिज़नेस में जो भी चीज़ है, जो भी कैरी करना है आगे, जो भी रन करना है, वो अकेला ही करता है। ठीक है, जितने डिसीजंस हैं कंपनी के वो सारे अकेले ही लेता है। लेकिन कई बार होता है कि दो व्यक्ति भी साथ में मिलकर बिजनेस को रन कर सकते हैं। उनको जब दो व्यक्ति साथ में मिलकर करते हैं तो उनको क्या कहेंगे? जॉइंट होल्डर। कहने को तो वे दो व्यक्ति हैं, लेकिन एज अ मेंबर उनको एक ही गिना जाएगा, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर काम कर सकता है। ठीक है ना, तो जॉइंट होल्डर में कहने के लिए वो दोनों व्यक्ति जॉइंट होल्डर हैं, एक जो मेंबर पहले से काम कर रहा है, एक जो न्यू आया है, लेकिन एज अ मेंबर हम देखें तो वो दोनों जॉइंट होल्डर के नाम से सिर्फ एक ही मेंबर के तौर पर जाने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वन पर्सन कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट? लिमिटेड अप टू कैपिटल इन्वेस्टेड। जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर्सन ने, उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए कंपनी में लॉस लग जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे? जो मेंबर है उस कंपनी का, वो अपना जो लाइबिलिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है उतने तक ही वो लीगली लाइबल रहेगा। उसके अलावा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर सामने वाला दावा नहीं कर सकता, उसको उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, उसको दबाव नहीं डाल सकता कि आप मेरा पेमेंट दो। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता कि हमारे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। स्पेशल वर्ड्स विद द नेम। जो कंपनी का नाम है उसके साथ एक स्पेशल वर्ड जुड़ जाता है। जैसे ABC लिमिटेड है, ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कोई भी लिमिटेड कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसके साथ उसको ब्रैकेट में, अपने नाम के बाद ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी, ताकि ये पता चल सके कि इस कंपनी का एक ही मेंबर है, एक ही डायरेक्टर है और ये वन पर्सन कंपनी के अंडर आती है। नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कितने होते हैं? नॉर्मली तो वन ही होता है, एक ही मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है, एक ही डायरेक्टर है, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पर हम इस कंपनी में कम से कम 15 मेंबर तक, 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। नहीं तो एक डायरेक्टर है, अगर वो सफिशिएंट है तो वो उस तरीके से भी चल सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मली इसमें वन ही रहेगा। ठीक है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, डायरेक्टर एक ही है तो पहली बात तो मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं, वो अकेला खुद से क्या बात करेगा, खुद के साथ मीटिंग तो रख नहीं सकता। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 15 डायरेक्टर्स तक रख सकते हैं, अगर 15 डायरेक्टर रखे जाते हैं तो उस केस में साल में 2 बार मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग भी बुलानी पड़ती है। उसी केस में अगर मान लीजिए सिंगल डायरेक्टर है, देयर इज़ नो नीड टू आस्क फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर
दो से मतलब एक व्यक्ति से ज़्यादा है, 2, 4, 8, 10, 15 तक हैं अगर डायरेक्टर, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, साल में मैंने अभी बताया एजीएम कम से कम 1 बार या 2 बार तो बुलानी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो भी पास करना ज़रूरी है रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब, इसका मतलब ये है कि वो लगातार चलती रहती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर इफ गो और कम, ठीक है। मेंबर आता है, मेंबर जाता है, लेकिन ये लगातार चलती रहती है। कैसे, इसमें तो एक ही मेंबर है, हम कैसे कह सकते हैं कि मेंबर आए जाए, एक ही मेंबर है, वो गया तो फिर कंपनी बंद नहीं। अगर मेंबर की बाय चांस डेथ हो जाती है, वो अनेबल हो जाता है कंपनी को रन करने के लिए, तो उसका नॉमिनी रन करेगा। अब मान लीजिए वो अब नॉमिनी रन कर रहा है, तो नॉमिनी को भी दोबारा से अपना नॉमिनी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे आगे चलती रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है, मतलब कानूनी तौर पर ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख सकती हैं, कानूनी तौर पर इसके ऊपर अगर हमें कोई केस करना है तो केस कर सकते हैं। ये कंपनी हमारे ऊपर, ओपीसी हमारे ऊपर कोई केस करना चाहे तो वो भी हमारे ऊपर कर सकती है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ओनली 1 पर्सन कंपनी। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन। हमें 1 पर्सन कंपनी खोलनी है, हम कैसे बनाएंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। फर्स्ट वन इज गिविंग सेपरेट नेम। पहला पॉइंट है, हमें इसको अलग नाम देना पड़ेगा। अलग नाम कैसे, कुछ ऐसा नाम जिससे हमें पता चले, सामने वाले को पता चले कि ये जो कंपनी है वो 1 पर्सन कंपनी के अंडर आती है। इसके लिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या करेंगे, ब्रैकेट में ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी लिख देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, नॉमिनी की अपॉइंटमेंट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम बनाएंगे इन द केस ऑफ अ कंपनी, हमें रजिस्ट्रार के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके साथ साथ नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी देना ज़रूरी है। जब तक हम नॉमिनी का रिटन कंसेंट और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, तब तक हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी विल नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, बियरिंग ओपीसी विद द नेम, नेम के साथ ओपीसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी के नाम के साथ ओपीसी नहीं है, 1 पर्सन कंपनी नहीं है, तो ये लीगली वैलिड नहीं होगी कंपनी। डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट सभी करवाने ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हमें रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवाने ज़रूरी होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे ऊपर कोई भी केस ठोक सकता है कि हम एक फेक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, 1 पर्सन कंपनी के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, पहला तो है एक ही व्यक्ति है जो इसका मालिक होता है, तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लायबिलिटी अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमें उसमें भी अकेले ही सारी चीज़ें रन करनी होती हैं, ओपीसी में भी हमें अकेले ही सारी चीज़ें रन करनी पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है, हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, हमारी जो ओपीसी है, ओपीसी के अंदर हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोल शेयर होल्डर, अकेला शेयर होल्डर होता है, कोई शेयरिंग नहीं होती। दूसरा, सोल डायरेक्टर, अकेला जो मेंबर है वही डायरेक्टर रहता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही सिंगल मेंबर होता है। मोर लॉजिकल, ये ज़्यादा लॉजिकल है, इसको खोलना ज़्यादा बेनिफिशियल है टू अ सिंगल पर्सन, ठीक है। अगर मैं सिंगल हूँ और मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ अकेले में, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई पार्टनरशिप में रखूँ या फिर मेरे साथ कोई दूसरा मेंबर जुड़े, तो मैं ज़्यादा किसको प्रेफरेंस दूंगी, ओपीसी को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मुझे एग्जम्पशंस और प्रिविलेजेस मिलेंगी, ठीक है। एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एंट्री हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी सारी बेनिफिट्स जो हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन इसकी हेल्प से, ओपीसी खोलने से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। ओके, लास्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपीसी।
मोर फॉर्मेलिटीज़, इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। मीन्स डॉक्यूमेंट्री वर्क बहुत ज़्यादा है, ये कागज़ जमा करवाओ, वो करवाओ, MAO डलवाओ, AOA डलवाओ, काफ़ी सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाने पड़ते हैं, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, तो फॉर्मेलिटीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कई बार क्या होता है इसमें रिसोर्सेज की शॉर्टेज, क्यों? एक ही व्यक्ति है जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो उसमें वो दूसरे व्यक्ति से हेल्प भी नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है जो ओन करेगा सारे बिजनेस को। अनबैलेंस्ड डिसीजन, डिसीजन अनबैलेंस्ड क्यों हो जाता है? ये इस वजह से हो जाता है, देखिए अगर हमारे साथ कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें किसी से सलाह मशवरा करना है तो हम उस दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं। अब हम अकेले बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, अकेले ही हमें खुद ही डिसीजन लेने हैं, तो कई बार होता है जो हमारे डिसीजन हैं वो गलत भी हो जाते हैं। बिना किसी के सलाह मशवरा के जब हम कोई काम करते हैं तो हो सकता है कई बार हमारे डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, वो बैलेंस नहीं रहते। सो दैट्स वाई इट इज़ अनबैलेंस्ड डिसीजन। ओके, so this is your OPC, one person company. So your today's homework is, today you have to make notes for the one person company, its features, formation, advantages and disadvantages, and learn it too. Okay, make notes in your pen notebook. All right, that's all for today. Thank you students.